पति पत्नी के रिश्ते में छोटी मोटी नोक झोंक तो चलती रहती है, लेकिन मिस्टर और मिसेस शर्मा में पिछले 15 साल पहले ऐसी एक छोटी सी बात पर नोकझोंक हुई और छोटी सी बात बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि दोनों ने साथ में रहने का फैसला ही छोड़ दिया। मेरी जूती रहे आपके साथ, हर बात पर बस मुझ पर चिल्लाते रहते हो, नहीं रहना मुझे आपके साथ। अरे तो मैं कौन सा तुम्हारे साथ रहने के लिए मरा जा रहा हूँ? रहो अकेले अपने इस घर में, मैं तो बाहर जाकर किराए पर भी रह लूंगा, लेकिन मजाल है जो तुम्हारे पास वापस आ जाओ। दिन भर काऊ 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 करके मेरे सर में दर्द करके रख देती हो। इसी तरह इस सबको 15 साल बीत गए और इन 15 सालों में उन दोनों ने कभी एक दूसरे से बात नहीं की। जब दोनों बेटों की शादी हुई तो शर्मा जी ने घर के ऊपर एक फ्लोर बना दिया। अब नीचे रहती बबली जी अपनी बड़ी बहू और बेटे के साथ और ससुर जी रहते ऊपर छोटे बेटे और बहू के साथ। लेकिन उन दोनों में है 36 का आंकड़ा। अब उनका ये 36 का आंकड़ा उनके बहू बेटों पर कैसे भारी पड़ता है, चलिए देखते हैं। बहू, जरा मेरे लिए एक कप चाय तो लेकर आना। बस अभी लेकर आई माँ जी। नीता अपनी सास को गर्मा गर्म चाय लाकर देती है। तभी बाहर से सब्जी वाले की आवाज आती है, सब्जी ले लो, सब्जी, ताजा ताजा सब्जी, आ जाओ रे आ जाओ, ले लो सब्जी। अरे वाह, चलो अच्छा है सब्जी वाला आ गया। सब्जी खत्म भी हो गई थी, ये नहीं आता तो सब्जी लाने मार्केट जाना पड़ता। अच्छा सुन बहू, सब्जी वाले से बैंगन ले लियो, कई दिनों से मेरा बैंगन भरता खाने का बहुत मन कर रहा है। ठीक है माँ जी। नीता बाहर सब्जी खरीदने जाती है और ऊपर से उसकी देवरानी शालू भी सब्जी खरीदने के लिए आती है। भैया मुझे 2 किलो आलू, आधा किलो शिमला मिर्च, गाजर, मशरूम और बीन्स भी दे दो। अरे वाह शालू, लगता है आज घर पर मिक्स वेज बनाने का प्लान है। हाँ दीदी, पापा जी कई दिन से बोल रहे हैं कि मेरा मिक्स वेज खाने का मन कर रहा है, लेकिन किसी दिन घर में कोई सब्जी नहीं होती तो किसी दिन कोई नहीं होती, तो इसीलिए आज सारी सब्जी ले रही हूँ। चलो अच्छा है। मम्मी जी का भी ना बैंगन भरता खाने का मन है तो उनके लिए बैंगन ले रही हूँ। भैया ये 2 मोटे मोटे बैंगन चढ़ा देना। अब लड़ाई तो सास ससुर के बीच में थी ना, लेकिन उन्हें ये भी बर्दाश्त नहीं था कि उनके बहू बेटे भी आपस में बात करें। बबली घर से बाहर निकली और ऊपर बालकनी से ससुर जी ने दोनों बहुओं को आपस में बात करते हुए देख लिया। अब वो दोनों जैसे ही घर आई, उनकी तो जैसे शामत ही आ गई। बात हंस कर बात की जा रही थी उस शालू से। हैं? तुझे पता है ना वो उस ऊपर वाले की बहू है। हैं? ऊपर वाले की? भगवान की बहू? अरे भगवान की बहू नहीं बेवकूफ, वो जो ऊपर खड़ूस रहता है उसकी बहू है वो। और जब हमारी उससे कोई बातचीत नहीं है तो तू उसकी बहू से क्यों बात कर रही थी? हैं? मैं तुझे अपनी आज्ञाकारी बहू समझती थी, लेकिन अरे मम्मी जी, वो तो बस हम दोनों सब्जी खरीद रहे थे ना, तो थोड़ी बहुत बातचीत हो गई। बहू तो मैं आपकी हूँ ना और आज्ञाकारी भी हूँ, आप इससे नाराज मत हो। इस बात पर बबली मुंह फुलाकर बैठ जाती है और वहाँ राजेश भी अपनी छोटी बहू शालू से मुंह फुलाकर बैठ जाता है। अरे पापा जी अब बताइए तो सही, क्यों बच्चों की तरह मुंह फुलाकर बैठे हो? तूने उस खड़ूस की बहू से बात क्यों की? जब वो घमंडी औरत कभी मुझसे बात नहीं करती तो तूने उसकी बहू से बात क्यों की? अरे पापा जी, क्या आप भी ना छोटी सी बात पर गुस्सा हो रहे हो? तुम्हारे लिए ये बात छोटी होगी बहू, लेकिन मेरे लिए नहीं है। तुम मेरी बहू हो और मेरी बहू होकर तुम मेरे दुश्मन के घर वालों से कैसे बात कर सकती हो? मुझे ये खाना नहीं खाना है, ले जाओ इसे। अरे पापा जी अच्छा ठीक है, मैं आपसे ना उनसे बात नहीं करूंगी, अब तो आप खाना खा लीजिए प्लीज। ठीक है, इस बार मान लेता हूँ तेरी बात, लेकिन अगली बार ऐसा हुआ ना तो माफ नहीं करूंगा। अब ये देख, इतना तो आप समझ गए होंगे कि वो अपनी दुश्मनी के चक्कर में अपने बच्चों का भी हाल कैसा रखते हैं। कुछ दिन बाद, वाह क्या खुशबू आ रही है खीर से, आज तो पापा जी को खीर खाकर मजा ही आ जाएगा। वैसे खीर तो मम्मी को भी बहुत पसंद है। अगर मम्मी पापा का ये महायुद्ध ना चल रहा होता ना तो पूरा परिवार बैठकर एक साथ खाना खाता। मम्मी भी तुम्हारे हाथ की खीर खा पाती। अरे कोई बात नहीं ना, अगर हम सब एक साथ बैठकर खाना नहीं खा सकते तो क्या हुआ, मैं मम्मी जी को अपने हाथ की खीर तो खिला ही सकती हूँ। वो कैसे? अगर तुम उनके पास खीर लेकर जाओगी तो भी वो नहीं खाएंगी और पापा जी को पता लग गया फिर तो तुम जानती हो घर में एक और संग्राम छिड़ जाएगा। डोंट वरी, मैं छुपाकर नीता दीदी को खीर दे आऊंगी, वो मम्मी जी को दे देंगी। अब शालू तो ये सोचकर बड़ी खुश थी कि आज इसी बहाने उसकी सासू माँ उसके हाथ की खीर खा लेंगी, लेकिन ससुर जी थे बड़े चालाक। रसोई के दरवाजे के पीछे छिपकर उन दोनों की सारी बातें उन्होंने सुन ली थी। शर्म नहीं आती तुम दोनों को? वो मेरी दुश्मन, पिछले 15 साल से उसने मुझे एक सूखी रोटी बना कर नहीं खिलाई और तुम दोनों मेरी पीठ पीछे उसे खीर खिलाना चाहती हो। आज तो तुम दोनों की खैर नहीं। दोनों हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ। हैं?
क्या है? तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी बहू हो तो मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा? चलो दोनों के दोनों हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ, और अगर दोनों में से किसी एक ने भी हाथ नीचे किया ना तो देख लेना डंडे से पिटाई करूंगा। इस बात पर राजेश जी ने उन दोनों का हाथ ऊपर करके खड़ा होने की पनिशमेंट दे दी, जैसे कोई टीचर बच्चों को पनिशमेंट देता है ना। तभी शालू सचिन से कहती है, मुझे तो लगता है पापा जी की इन्हीं हरकतों की वजह से मम्मी जी इनके साथ नहीं रहती। अरे अपने बहू बेटी को कौन ऐसे हाथ ऊपर करके खड़ा रखता है? ये भगवान इन दोनों का कल्याण करो। इधर बबली जी और राजेश जी का एक कारनामा खत्म नहीं होता कि दूसरा शुरू हो जाता है। 2-3 दिन बाद दोनों भाई अपने ऑफिस जाने के लिए निकले थे और अपनी अपनी गाड़ी पार्किंग से निकाल रहे थे। तभी अरे यार, इस गाड़ी को भी अभी खराब होना था क्या? मेरी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, अगर टाइम पर नहीं पहुंचा तो बॉस मेरी वाट लगा देगा। अरे भैया क्या हुआ, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है क्या? अरे नहीं ना यार, मुझे पहले ही ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है और अब ये खराब हो गई। मैकेनिक को बुलाऊंगा तो भी 1 घंटा खराब हो जाएगा। कोई बात नहीं भैया, आप मेरे साथ आ जाओ, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। वैसे भी मेरा ऑफिस आपके ऑफिस के पास ही तो है, शाम को भी साथ में घर आ जाएंगे। हाँ ये सही रहेगा, चल चलते हैं। नरेश सचिन की गाड़ी में बैठने ही वाला था कि तभी बबली बाहर पौधों को पानी देने आती है और नरेश को सचिन की गाड़ी में बैठते हुए देख लेती है। नरेश, तू गाड़ी में क्यों बैठ रहा है, निकल बाहर। अरे बाप रे, इनको भी इसी टाइम बाहर निकलना था क्या? अब क्या करूं, अब तो ऑफिस भी लेट पहुंचूंगा, घर पर भी वाट लगेगी और ऑफिस में भी वाट लगेगी। जा भाई तू निकल। अरे तू अभी तक वहीं पर खड़ा है, तुझे बोला ना यहाँ आ रहा हूं माँ। नरेश डरते हुए घर में जाता है तो उसकी माँ उसे तिरछी नजर से देख रही थी। अरे माँ आप कुछ बोलो, इससे पहले मैं खुद ही बता देता हूँ। मेरी गाड़ी खराब हो गई थी और मुझे ऑफिस जल्दी पहुंचना था, इसलिए बस मैं सचिन के साथ जा रहा हूँ। अरे गाड़ी खराब हो गई थी तो ऑटो में चला जाता, तुझे पता है ना उसे गाड़ी हमारे दुश्मन ने दिलाई है। हमारे दुश्मन के पैसों की गाड़ी में बैठेगा क्या तू? पूरे 1 हफ्ते तक मैं तुझसे बात नहीं करूंगी, जा। अरे माँ, ये तुम कैसी कैसी बातें कर रही हो? माना कि आपकी और पापा की लड़ाई है, लेकिन हम दोनों भाइयों में तो कोई लड़ाई नहीं है ना। हम दोनों आपस में बात क्यों नहीं कर सकते? वाह बेटा वाह, जिस माँ ने तुझे 9-9 महीने अपनी कोख में रखा, पाल पोस कर इतना बड़ा किया और उसे भी बड़ा किया, लेकिन उसने क्या किया? उस खड़ूस इंसान के साथ जाकर रहने लगा। वो चाहता तो मेरे पास भी रह सकता था, है ना? जब उसने हमारे बारे में नहीं सोचा था तो क्यों उससे बात करता है? अब तो मुझे तुझसे बिल्कुल बात नहीं करनी। अपनी माँ की ये बात सुनकर नरेश अपना सर पकड़ लेता है। अभी तक तो बात चलो फिर भी बड़ों तक सीमित थी, लेकिन धीरे धीरे बात अब बच्चों तक भी बढ़ने लगती है। तभी एक शाम, मम्मा मैं खेलने जा रहा हूँ, मेरा बैट कहाँ रखा है? तेरे रूम में रखा है, जाकर ले ले। नकुल अपना बैट बॉल लेकर पार्क में चला जाता है, जहाँ उसे संजू झूला झूलते हुए दिखाई देता है। अरे संजू, आज तू अकेला, तेरे दोस्त नहीं आए क्या? नहीं ना भैया, मुझे उनके साथ खेलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हमेशा मुझसे फील्डिंग करवाते रहते हैं, कभी बैटिंग देते ही नहीं। अरे तू टेंशन ना ले, आज मेरे दोस्त भी नहीं आए और मैं बैट बॉल लेकर आया हूँ। तू मेरे साथ खेल ले, मैं बॉलिंग करता हूँ, तू बैटिंग कर ले। संजू और नकुल पार्क में क्रिकेट खेल रहे थे। तभी वॉक करने के लिए बबली और राजेश भी उसी पार्क में आ जाते हैं और उन दोनों की नजर उन पर पड़ जाती है। वो सीधे दौड़ते हुए उनके पास जाते हैं। धोखेबाज, मुझे तो लगता था तू अपनी दादी की सारी बात सुनता है, लेकिन तू यहाँ पर हमारे दुश्मन के पोते के साथ खेल रहा है। ऐसा ही धोखेबाज मेरा वो बेटा निकला जो मुझे छोड़कर इनके साथ रह रहा है। तू भी ऐसा ही करना चाहता है क्या? दुश्मन का पोता, देखो तो जरा, बातें देखो इस औरत की। अरे मेरे पोते को भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे पोते के साथ खेलने का। तुझे तो मैं घर जाकर बताऊंगा, चल तू। दोनों उन्हें कान पकड़ते हुए घर लेकर जाते हैं। अरे दादी, छोड़ो ना दादी। अरे माँ जी क्या हो गया? ऐसा क्या कर दिया इसने जो आपने इसका कान पकड़ा हुआ है? अरे यह उस संजू के साथ खेल रहा था। माना कि वो भी मेरा पोता है, लेकिन रहता तो वो मेरे दुश्मन के साथ है ना। मैं नहीं चाहती कि हम लोग उनसे कोई हाथ मिलाए या उनके सामने झुके। अगर आज के बाद तू मुझे उसके साथ खेलता दिख गया ना तो तेरी खैर नहीं। जा बेटा तू अंदर जा। इधर जैसे बबली नकुल की क्लास लगा रही थी, वैसे ही उधर राजेश जी संजू की क्लास लगा रहे थे। कोई बात नहीं ना पापा जी, बच्चा है, जाने दो, जा तू अंदर जा। इस बात से तो अब सभी बहुत परेशान हो चुके थे। तभी कुछ दिन बाद 15 सितंबर आता है, यानी कि राजेश जी और बबली जी की शादी की सालगिरह का दिन। नरेश कैलेंडर देख रहा था, तभी उसके दिमाग में ये बात आती है। नीता, तुम्हें पता है आज मम्मी पापा की एनिवर्सरी है। उनकी शादी को आज पूरे 35 साल हो जाएंगे। क्या 35 साल?
लेकिन पिछले 15 साल से तो वो दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं करते। न जाने किस बात पर दोनों का इतना झगड़ा हो गया है कि दोनों खुद आपस में बात ही नहीं करते और हम लोगों को भी आपस में बात नहीं करने देते। अरे तुम मम्मी को बोलो ना, आज उनकी एनिवर्सरी है तो पापा के साथ मिलकर एनिवर्सरी मनाए और पुरानी सारी बातें भूल जाए। मैं सचिन को भी बोलता हूँ, वो भी पापा को बोले, क्या पता है एनिवर्सरी के नाम पर दोनों का मन पिघल जाए। ये सोचकर नीता बबली के पास जाती है। बबली आज बड़ी उदास बैठी थी। क्या हो गया मम्मी जी, आज तो आप बड़ी उदास बैठी हो, सब ठीक है ना? सब ठीक है, मुझे क्या होगा। वैसे मम्मी जी आज ना नरेश जी कैलेंडर देख रहे थे तो उन्होंने बताया कि आज आपकी शादी की सालगिरह है और आपकी शादी को पूरे 35 साल हो गए। मैं क्या कहती हूँ, पुराने सारे गिले शिकवे भूलकर अब पापा जी से बात कर लीजिए ना। आज पूरी फैमिली साथ में मिलकर आपकी सालगिरह सेलिब्रेट करेंगे। क्या मैं और उस आदमी के साथ शादी की सालगिरह मनाऊंगी? अरे उन्हें इतना ही शादी की सालगिरह का ख्याल है तो वो खुद क्यों नहीं मेरे पास आ जाते? ना पहले उन्हें कोई बातें याद रहती थी ना आज रहती है। पिछले 15 सालों से आज तक ना तो मेरे जन्मदिन पर उनकी तरफ से कोई बधाई आई है, ना ही सालगिरह पर। उन्हें क्या लगता है अकड़ सिर्फ उनके अंदर है? आए बड़े। मम्मी जी जाने दीजिए ना, खुशी का मौका है। अरे कैसी खुशी, जब हम दोनों इतने साल से साथ ही नहीं रहते तो कैसी शादी कैसे सालगिरह? मुझसे इस बारे में दोबारा बात मत करना बहू। मुझे उस आदमी के बारे में बात करना भी पसंद नहीं है, पूरा मूड खराब हो जाता है मेरा। यहाँ न बबली नीता की बात मानने को तैयार थी और न वहाँ राजेश जी शालू और सचिन की बात मानने को तैयार थे। नीता घर में पोछा लगा रही थी, तभी उसने देखा कि उसकी सास छिप छिप कर अपनी शादी के एल्बम देख रही है। मुझे तो लगता था मम्मी जी सचमुच पापा जी से बड़ी नफरत करती हैं, लेकिन यहाँ तो छिप छिप कर शादी की तस्वीर देखी जा रही है। मतलब दिल में प्यार तो है लेकिन ईगो बीच में आ रही है। यहाँ नीता ने बबली को शादी के एल्बम देखते हुए देख लिया और वहाँ राजेश जी भी अपने कमरे में छिप छिप कर बबली जी की फोटो देख रहे थे। अरे यहाँ तो मामला ही कुछ और चल रहा है। लगता है अब कुछ न कुछ तिगड़म करना ही पड़ेगा, वरना ये दोनों अपनी ईगो के चक्कर में कभी एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। शालू एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाती है और सब लोग उन्हें एक करने के लिए एक प्लान बनाते हैं। शाम को बबली हॉल में बैठकर मटर छिल रही थी, तभी नीता उसके पास जाती है। अरे मम्मी जी, आप यहाँ बैठकर मटर छिल रही हो और वहाँ पर आपकी पीठ पीछे कितना बड़ा धोखा चल रहा है, आपको पता भी है? धोखा? ऐसा धोखा बहू? इतनी हिम्मत किसके अंदर आ गई जो मुझे धोखा दे? मम्मी जी, पापा जी ना आजकल छुप छुप कर किसी से मिलने जाते हैं, फोन पर घंटों बातें करते रहते हैं। क्या? हाँ मम्मी जी। अब अरे तो करते होंगे, मुझे क्या है? तो ये सब मुझे क्यों बता रही है? मम्मी जी बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, पक्की खबर है। पापा जी दूसरी शादी करने वाले हैं, घर में एक और सास आने वाली है। मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है। ऐसे कैसे पापा जी आपको छोड़कर किसी और से शादी कर सकता है? क्या? अरे नहीं नहीं, पर हाँ वो आदमी थोड़ा सा टेढ़ा तो है, लेकिन किसी और से शादी करेगा ये बात मुझे हजम नहीं हो रही। तुझे कोई गलत फहमी हो गई होगी। अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है ना तो बेशक से शालू और सचिन से पूछ लो, वो तो आपको सब कुछ सच सच बताएंगे ना। नीता का इतना कहना था कि बबली तुरंत ही शालू और सचिन को बुलाती है। हाँ मम्मी, बात तो बिल्कुल ठीक है, और इस पर गलत भी क्या है? जब आप और पापा जी इतने सालों से साथ में नहीं रहते तो पापा जी को भी अकेलापन तो लगता होगा ना। अब इस उम्र में खास करके एक हम सफर की जरूरत होती है। पापा जी को कोई पसंद आ गई होगी तो वो उससे शादी कर रहे हैं। वैसे देखने में तो सुंदर है, अगले महीने तक शादी के कार्ड भी छप जाएंगे। क्या? यहाँ आज तक मैंने दूसरी शादी नहीं की और वो मेरे होते हुए दूसरी शादी करेंगे, शादी के कार्ड छपवाएंगे? आज तो इनकी खैर नहीं। ये सब सुनकर बबली पूरे गुस्से में ऊपर जाती है और राजेश जी पर धावा बोल देती है। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे होते हुए दूसरी शादी करने की? अरे आपने ऐसा सोचा भी कैसे? हम दोनों 15 साल से अलग रह रहे हैं, लेकिन मजाल है जो मैंने कभी दूसरी शादी के बारे में सोचा हो। आज भी हर करवा चौथ पर आपके लिए व्रत रखती हूँ, लेकिन आपको मेरी कुछ पड़ी नहीं है। अरे करके दिखाओ दूसरी शादी, मैं भी देखती हूँ कैसे घर में मेरी सौतन लेकर आते हो। है? अरे पी कर आई हो क्या सुबह सुबह? क्या कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रही हो? इस उम्र में मैं क्यों दूसरी शादी करने लगा? मुझे दूसरी शादी करनी होती है तो 15 साल इंतजार करता क्या? और ये करवा चौथ का व्रत क्या है? तुमने तो कहा था कि मैं आज के बाद आपके लिए कोई व्रत नहीं रखूंगी। वो तो ऐसे ही बोल दिया, लेकिन आप क्या सच में शादी नहीं कर रहे हैं? नहीं तो? इसका मतलब तुम चारों ने मुझसे झूठ बोला। आज तुम्हारी खैर नहीं, तुम्हारी वजह से मुझे इसके घर में आना पड़ा।
मम्मी जी बस कीजिए, अब रहने भी दीजिए। कब तक आप दोनों अपनी ईगो के चक्कर में एक दूसरे से बात नहीं करोगे? जब पापा जी की किसी और से शादी करने की बात आई तो आप कैसे दौड़ी दौड़ी यहाँ पर आ गई? इसका मतलब तो यही है ना कि आप आज भी पापा जी से प्यार करती हो। हाँ, नहीं तो क्या मम्मी जी, अगर आपको पापा जी से प्यार नहीं होता तो आपको क्या ही फर्क पड़ता कि वो किससे शादी करते हैं, किससे बात करते हैं। आप दोनों ने कभी एक दूसरे के अलावा किसी के बारे में नहीं सोचा। हाँ माँ, बस इस गुस्से की वजह से 15 सालों से एक दूसरे से अलग रह रहे हैं आप दोनों। लेकिन अब बहुत हो गया, सच्चाई अब सबके सामने आ गई है कि आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए कितना प्यार है। अब ये सब लड़ाई झगड़ा छोड़िए और फिर एक साथ मिलकर रहिए। चलिए दोनों एक दूसरे से सुलह कर लीजिए, आपकी एनिवर्सरी का केक भी आता ही होगा। बच्चों की बातों से और इस छोटे से झूठ से राजेश जी और बबली को अपनी गलती समझ में आती है। वो एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और पूरा परिवार मिलकर आज पूरे 16 साल बाद उनकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करता है। फाइनली उन दोनों का ये झगड़ा खत्म होता है और उनकी वजह से अलग रह रहे दोनों भाई और उनके परिवार भी आपस में मिलकर रह पाते हैं। अरे भाई साहब, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। आप ये समझ लीजिए कि बहू नहीं बेटी ले जा रहे हैं। और बहन जी, आपका रोना देखकर तो हमारा दिल भी भर आया। देखिए, हम समझते हैं प्रिया आपकी इकलौती बेटी है। अपनी इकलौती बेटी को विदा करने में आपको बहुत तकलीफ हो रही होगी। सिर्फ आधे घंटे का ही तो रास्ता है। जब भी आपका दिल करे आप बिटिया से मिलने चले आइएगा। अरे भाई साहब, कैसी बातें करते हैं आप। माना कि बिटिया को विदा करने में हमें बड़ी तकलीफ हो रही है। अरे भाई, बिटिया कलेजे का टुकड़ा होती है, ऐसे ही अपने कलेजे का टुकड़ा निकाल कर किसी और को तो सौंपा नहीं जाता। लेकिन आपकी इस बात से हम सहमत नहीं हैं कि हम हर चौथे दिन आपके घर आकर बैठ जाएं। अरे भाई, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि बेटी के घर का 2 बूंद पानी पीना भी एक बाप के लिए पाप के समान होता है, और हम अपने जीते जी तो इस पाप के भागीदार नहीं बनेंगे। अरे भाई साहब, कौन से ज़माने में जी रहे हैं आप? बिटिया के घर का पानी नहीं पी सकते तो क्या जीवन भर बेटे के घर नहीं आएंगे? आपकी बेटी ससुराल में खुश है या नहीं, ये बात तो तभी पता चलेगी ना जब आप उसके ससुराल जाकर देखेंगे। इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि चाहे आप हमारे घर आकर पानी ना पिए, लेकिन समय समय पर बेटी के घर जाना ज़रूर चाहिए। ये तो हमारा सौभाग्य है भाई साहब कि आपके जैसी ऊंची सोच वाले लोगों के यहाँ हमारी बेटी शादी करके जा रही है, क्योंकि जिसकी सोच इतनी ऊंची है वो हमारी बेटी को कभी कोई तकलीफ होने ही नहीं दे सकते। लेकिन फिर भी आप कहते हैं तो हम बिटिया से मिलने ज़रूर आएंगे। राम प्रसाद प्रिया को अपनी इकलौते बेटे ध्रुव के लिए ब्याह कर लाए थे। राम प्रसाद जी के 2 ही बच्चे थे, बेटा ध्रुव और बेटी चिंकी। कई सारी लड़कियां देखने के बाद अंत में उन्हें अपने बेटे ध्रुव के लिए प्रिया जंच जाती है और शादी करके प्रिया राम प्रसाद जी के घर की बहू बन जाती है। शादी के बाद अरे भाग्यवान, हम तो हमेशा यही सोचते थे बेटे की शादी करेंगे, पता नहीं कैसी बहू आएगी, कैसे समधी मिलेंगे। लेकिन जब से ललित जी से मिले हैं हमें तो उनके संस्कारों पर बड़ा गर्व है। आज के ज़माने में उन पुराने संस्कारों को जिंदा रखे हुए हैं जिन्हें हम सब कब के भूल कर आगे बढ़ गए हैं। ठीक कह रहे हैं जी। मैं भी शीला बहन को समझा बुझा कर आई हूँ कि अपने मन पर कोई बोझ ना रखें। अब वो ज़माना नहीं रहा कि बिटिया के घर का पानी पीना पाप माना जाए। हम पुराने विचारों वाले लोग नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी बात से टस से मस नहीं हुई। उनके संस्कार देखकर तो मैं खुद हैरान हूँ कि आज के युग में भी ऐसे लोग हैं जो इन बातों को अभी तक मान रहे हैं। देखो भाग्यवान, इतने अच्छे लोग मिले हैं तो तुम भी उनके साथ व्यवहार अच्छा ही बना कर रखना। कभी इस बात के घमंड में मत आना कि तुम लड़के की माँ हो। बीच बीच में फ़ोन करके उन्हें यहाँ का हालचाल देते रहना। वो तो अपनी तरफ से यहाँ आना नहीं चाहेंगे, लेकिन हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उन्हें समय पर यहाँ आने के लिए न्योता भेजते रहें। आखिर किस माँ बाप का दिल नहीं चाहेगा कि वह अपनी शादीशुदा बेटी को आकर मिले। राम प्रसाद और उसकी पत्नी शांति दोनों ही समधी समधन के साथ संबंध अच्छे बनाए रखने के लिए अपनी तरफ से हर संभव कोशिश कर रहे थे। अरे बहन जी, कई दिन हो गए आप लोगों के दर्शन नहीं हुए। मैं तो कहती हूँ इस रविवार को आ जाइए आप लोग, मिलना जुलना भी हो जाएगा और बहू भी खुश हो जाएगी, माँ बाप को देखेगी तो उसे अच्छा लगेगा। अब बहन जी आप इतने प्रेम से बुला रही हैं तो इनकार भी नहीं कर सकते। चलिए ठीक है, हम दोनों रविवार को आ जाते हैं। रविवार के दिन प्रिया के माता पिता उसके ससुराल पहुंच गए थे। प्रिया बेटा, देखो तुम्हारे मम्मी पापा आए हैं, उनकी खातिरदारी में कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। बढ़िया बढ़िया पकवान बना लो और अपने मम्मी पापा का खूब स्वागत करो। अरे नहीं नहीं बहन जी, हमने आपको पहले ही बताया था ना, बिटिया के घर का तो पानी भी हमारे लिए पाप है। हमारे यहाँ बिटिया के घर का खाना नहीं खाया जाता। समधन जी, ये तो बड़ी दुविधा वाली बात हो गई।
अब आप इतनी दूर से आए हैं और अभी यहाँ पर भूखे प्यासे बैठे रहेंगे तो हमें तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा ना। अच्छा, आप इतनी जिद कर रही हैं बहन जी, तो ऐसा करिए, बाजार से कोल्ड ड्रिंक मंगवा लीजिए। बिटिया के घर का पानी नहीं पी सकते, बाहर का तो पी ही सकते हैं। हाँ बहन जी, आपने ये बहुत अच्छी बात कही, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। हम अभी आपके लिए बाजार से कोल्ड ड्रिंक और कुछ नाश्ता मंगवा देते हैं। शांति देवी समधी समधन के लिए बाजार से कोल्ड ड्रिंक, चाउमीन, कचौड़ी वगैरह मंगवाती है और उन्हें नाश्ता करवा देती है डिनर के समय। अरे बेटा प्रिया, अब तुम्हारे मम्मी पापा हमारे घर का खाना तो खाएंगे नहीं। ऐसा करो भाई, उनके लिए कुछ बाहर से ही ऑर्डर कर लो तुम। अब हमें तो ये बात अच्छी नहीं लगेगी ना कि हम सब भरपेट खाना खाएं और वो लोग बेचारे यूं ही हमारा मुंह देखते रहे। ठीक है पापा जी, मैं मम्मी पापा की पसंद का खाना ऑर्डर कर देती हूँ। वैसे मेरे मम्मी को ना पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, वही मंगवा देती हूँ उनके लिए खाना खाने के बाद। वैसे तो रात में खाना खाने के बाद हमको चाय पीने की आदत है, लेकिन अब हम बिटिया के घर का तो कुछ खा पी नहीं रहे हैं, इसलिए कोई बात नहीं, आज ऐसे ही सो जाते हैं। कल तो हम अपने घर के लिए निकल जाएंगे। अरे भाई साहब ठहरिए तो सही। देखिए, आप बेटी के घर का पानी और खाना तो खा नहीं सकते, पर पैग तो लगा सकते हैं ना। क्यों, गलत कहा क्या मैंने? देखिए, अब समधी समधी साथ में बैठे हैं और महफिल ना जमे, ये तो गलत बात हो गई भाई। भाई साहब, बात तो आपकी ठीक ही है भाई, पानी नहीं पी सकते, शराब तो पी सकते हैं। चलिए ठीक है, मंगवा लीजिए, फिर तो आज हो ही जाए, मिलकर जमा दे महफिल। अरे सुनती हो, हम समधी जी के साथ ज़रा 2-2 पैग लगा रहे हैं, तुम ज़रा चखने में कुछ बढ़िया सा बना दो। चखना तो मैं बना दूंगी, लेकिन ये बताइए समधी जी खाएंगे? वो तो हमारे घर का कुछ भी नहीं खा रहे। अरे बहन जी, खाना नहीं खा सकते, चखना खा सकते हैं। आप ऐसा करिए, बढ़िया पकौड़े बना दीजिए, कई दिनों से पकौड़े खाए नहीं है, और चटपटे कुरकुरे पकौड़ों के साथ मज़ा ही कुछ और होता है। जी भाई साहब, ठीक कहा आपने। आप बैठिए, महफिल सजाइए, तब तक हम इंतज़ाम करके आते हैं। दोनों समधी बैठकर शराब पीने लगते हैं। 2 पैक के बाद। वाह वाह भाई साहब, वाह, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बैठकर, मज़ा आ गया। चलिए, अपना तो हो गया, अब सो जाते हैं। अरे भाई साहब, अभी तो पार्टी शुरू हुई है और आप उठकर चल दिए। अरे बैठिए ना, ऐसे मौके कोई रोज़ रोज़ थोड़ी ना आते, ऐसे भी क्या जल्दी है सोने की। अब समझ में आया भाई साहब, आप तो बड़े पक्के खिलाड़ी हैं। इसका मतलब सिर्फ शर्मा रहे थे आप। अरे भाई साहब, अब जब टिकाने के लिए बैठ ही गए हैं तो शर्माना कैसा। खोलिए खोलिए बोतल, अब तो जब तक मज़ा नहीं आ जाएगा ना, तब तक चलने दीजिए। राम प्रसाद कई बार अपने समधी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन समधी तो जैसे अब फैलते ही जा रहे थे। देर रात 11 बजे उनकी बोतल खाली होती है और उसके बाद राम प्रसाद और उनके समधी अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। अगले दिन सुबह की ही उनकी वापसी थी, इसलिए वो लोग अपने घर की ओर निकल जाते हैं। अगले दिन सुबह। अरे भाई शांति, कल तो समधी जी के साथ सच बताया तो मज़ा ही आ गया, वरना हम तो 1-2 पैक पीने के बाद हाथ झाड़ लिया करते थे, लेकिन उन्होंने तो कल बोतल ख़त्म होने तक उठने ही नहीं दिया। राम प्रसाद को पता नहीं था कि ये एक दिन का मज़ा उसके लिए अब आने वाले दिनों में सज़ा बनने वाला है। प्रिया के पापा को राम प्रसाद के घर की दारू और चखना ऐसा मुंह लगा कि अब तो हर शनिवार को बिना बुलाए अपनी पत्नी के साथ उनके घर आ धमकते। दिन भर वो पहले पिज्ज़ा, बर्गर और चाउमीन की दावत उड़ाते और फिर उसके बाद पीने पिलाने का दौर चल पड़ता। एक दिन पड़ोसी आकर कहते हैं, अरे भाई साहब, ये दीनानाथ जी आपके रिश्तेदार लगते हैं क्या? हाँ भाई साहब, क्यों, क्या हुआ, कुछ बात हुई है क्या? भाई साहब, अपने रिश्तेदारों को थोड़ा कंट्रोल में रखिए ना, पीकर हाई हो रखे हैं आपके रिश्तेदार, और हमारे घर के सामने वाली नाली में गिर पड़े थे। अब नाले से निकाल के आपके दरवाजे तक तो हम पहुंचा दिए हैं, अब आगे आप जाने और आपका काम जाने। पड़ोसी के जाने के बाद। अरे भाई साहब, तभी तो मैं कहता हूँ ना, इतना नहीं पीना चाहिए। 2-3 पैक पीने के बाद लगाम लगाना बहुत ज़रूरी होता है, वरना यही सब देखने को मिलता है। अब देखिए, कॉलोनी में हमारी थोड़ी इज्जत है, आज तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन आगे से आप थोड़ा ख्याल रखिए। प्रिया बेटा, जाओ अपने पापा के लिए 1 गिलास नींबू पानी लेकर आओ, नशा बहुत ज़्यादा हो गया है इनको। नींबू पानी?
ना 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 ना, राम 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 राम। बेटी के घर का पानी, वो भी मैं, नहीं नहीं नहीं, भगवान बचाए इस पाप से। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ कितने बड़े धर्मात्मा है। बेटे के घर का पानी नहीं पी सकते, लेकिन दारू पी सकते हैं। सुनिए जी, अब बहुत हो गया आप लोगों का पीने पिलाने का कार्यक्रम। मैं कहती हूँ बंद करिए। यह हर शनिवार को समधी जी को यहाँ बुलाना। अरे भाग्यवान, मैं कौन सा इनको हर शनिवार को यहाँ बुलाता हूँ, या खुद ही चले आते। मुझे इनको बुलाने का कोई शौक़ नहीं है, बल्कि मुझे तो खुद शर्मिंदगी होने लगी है। आज ये पड़ोसियों के यहाँ नाले में गिर पड़े थे। पिछले सप्ताह वर्मा जी शिकायत कर रहे थे कि आपके समधी पीकर हमारे घर में घुस आए और 2 घंटे पका कर गए। अरे भाई, हमें क्या पता था कि ये लोग ऐसे निकलेंगे। शादी के समय तो बड़े धर्मात्मा बने घूम रहे थे दोनों पति पत्नी। बेटी के घर का पानी नहीं पियेंगे, बेटी के घर का खाना नहीं खाएंगे, और अब देखो हर शनिवार को दावत उड़ाने के लिए चले आते हैं दोनों के दोनों। मैं तो कहती हूँ आप इन लोगों को भाव देना बंद करो, वरना गले की हड्डी बन जाएंगे ये लोग। ठीक कहती हो तुम। कुछ दिन बाद, माँ जी, वो मेरी मम्मी का फ़ोन आया था। मेरे भैया के लिए लड़की देखने की बात चल रही है, इसलिए मम्मी पापा और भैया सब लोग आज शाम को हमारे यहाँ आ रहे हैं। लड़की को ना हमारे घर का एड्रेस दे दिया है। लड़की वाले यहीं आ जाएंगे और देखने दिखाने का कार्यक्रम भी हो जाएगा। बहू के जाने के बाद ये लो, इनके भाई की शादी के लिए लड़की भी यहीं से देखी जाएगी। कोई भरोसा नहीं है, महीने भर बाद पता चले कि शादी भी हमारे घर से ही कर रहा है ये लोग। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा इन लोगों से अपना पीछा कैसे छुड़ाया जाए। ठीक कह रही हो भाग्यवान। पिछले 8 महीने में जितनी बार समधी जी और समधन जी के लिए हमने बाजार से ये पिज्ज़ा, फ्राइड राइस और मंचूरियन मंगाया है ना, इतना बाहर का खाना तो हमने पिछले 18 सालों में नहीं खाया। अरे भाई, बाहर का खाना कभी कभार महीने 2 महीने में ठीक लगता है। ये लोग तो हर शनिवार इतवार यहाँ आकर पिज्ज़ा और चाउमीन खाते हैं। पैसों की तो बर्बादी हो ही रही है, ऊपर से हमारी प्राइवेसी में जो दखल हो रहा है उसकी तो बात ही अलग। अरे बाकी सब तो ठीक है, मैं ये कह रही हूँ कि आपने नोटिस किया कुछ? किस बारे में बात कर रही हो भाग्यवान? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अरे अपनी बेटी चिंकी के बारे में बात कर रही हूँ। आपने देखा कि नहीं, जब भी समधन जी अपने टिंकू को लेकर हमारे घर आती है, चिंकी कुछ ज़्यादा ही उनके आगे पीछे मंडराती रहती है। कहीं कुछ पक तो नहीं रहा है ना इन दोनों के बीच में? अब अगर तुम्हारे मन में डाउट आ ही गया है तो बुलाओ चिंकी को, सच क्या है वो खुद ही बता देगी। चिंकी बेटा, यहाँ देखो, प्रिया के घर वाले यहाँ टिंकू के लिए लड़की देखने के लिए आए थे, लेकिन मैं देख रही हूँ कि उस टिंकू का ध्यान उस लड़की से ज़्यादा तुम्हारे ऊपर था, और तुम भी उस टिंकू के आगे पीछे घूम रही थी। मेरी नज़र धोखा नहीं खा सकती। सच सच बताओ क्या बात है? ठीक है मम्मी, अब जब आप सब कुछ समझ गई हैं तो मैं खुलकर बता देती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि उस टिंकू की शादी किसी रीना टीना के साथ हो। मुझे ना टिंकू बहुत अच्छा लगता है और मैं उसी के साथ शादी करना चाहती हूँ। है ये देखो, गजब बेशर्मी है। अरे हम फटकारने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाए हैं और तुम बेशर्मों की तरह माँ के साथ मुँह जोरी कर रही हो। अरे भाग्यवान, शांत हो जाओ। जवान बच्चे हैं, ऐसे चीखने चिल्लाने से समस्या का हल नहीं निकलेगा। ठीक है चिंकी, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं तुम्हारी माँ से बात करता हूँ। अरे भाग्यवान, क्यों बात का बतंगड़ बना रही हो? तुम नाराज़गी दिखाओगी, मना करोगी, उसके बाद भी बच्चों की पसंद नापसंद पर तो जोर नहीं चला सकती। अब अगर इसे वो पसंद है तो हमारी समझदारी इसी में है कि हम खुशी खुशी इसका हाथ दे दें। अच्छा, एक बच्चे की शादी उस परिवार में करके तो हम आज तक अपना सर पीट रहे हैं। अब आप ये चाहते हैं कि अपनी बेटी का रिश्ता भी मैं उसी घर में कर दूं, ताकि दीनानाथ जी और उनकी धर्मपत्नी सारी जिंदगी के लिए हमारे घर आकर बैठ जाए? अच्छा ये बताओ, दीनानाथ जी यहाँ आकर क्या कहते हैं? यही ना कि बेटी के घर का तो हम पानी भी नहीं पीते। अब जब हमारी बेटी उनके घर जाएगी तो ये डायलॉग तो हम भी मार सकते हैं। समझी कि नहीं कुछ? अरे बड़ा गजब का दिमाग लगाया आपने, मान गए आपको। ठीक कहते हो। अब आया हूँ पहाड़ के नीचे, हो जाने दीजिए चिंकी और टिंकू की शादी, फिर मैं इनको दिन में तारे दिखाती हूँ। गिन गिन कर बदले ना लिए ना तो मेरा नाम भी शांति नहीं। जल्दी ही चिंकी और टिंकू की शादी की बात चलती है और चिंकी शादी करके दीनानाथ के घर की बहू बन जाती है। शादी के बाद, अरे भाई दीनानाथ जी, कैसे हैं आप? भाई बिटिया की याद आई तो हम तो चले आए उससे मिलने के लिए। अरे भाई साहब, बहुत अच्छा किया जो आप बिटिया से मिलने के लिए यहाँ चले आइए। बैठिए बैठिए, अभी आपके लिए चाय पानी का इंतज़ाम करते हैं। अरे भाई साहब, राम राम राम। बिटिया का घर और चाय पानी, ये पाप मत कराइए आप हमसे।
आप ही ने सिखाया है भाई, अब अपनी कही बात को काटिए मत। अरे भाई साहब, ये तो हम भूल ही गए थे। ये बताइए क्या खातिर की जाए आपकी? बस ज़्यादा कुछ नहीं भाई साहब, वो गट्टू हलवाई है ना, उसके यहाँ से 3-4 ग्लास बादाम मिल्क मंगवा लीजिए। वो क्या है ना, सोडा पीने से मेरा पेट थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। और हाँ, नाश्ते में ना देसी घी की कचौड़ियाँ और बीकानेर वाले से लड्डू मंगवा लीजिएगा। अभी नाश्ता तो हम लोग हल्का ही करेंगे, फिर खाने के समय देख लिया जाएगा। मैंने सुना है आपके शहर में बड़े अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट हैं। बहन जी ठीक कह रहे हैं आप, अब बैठिए, हम अभी मंगवा देते हैं। डिनर के समय अब आपके घर का तो हम कुछ खा नहीं सकते। मैंने सुना है आपके यहाँ एक बहुत बढ़िया 5 सितारा होटल खुला है, आप डिनर ना आज वहीं से ऑर्डर कर दीजिए। वो क्या है ना, छोटे छोटे रेस्टोरेंट वाले पता नहीं कैसा खाना बनाते हैं, साफ़ सफाई का ख्याल रखते भी है कि नहीं। इसलिए आप ना 2-3 तरह की सब्जी, सलाद, रायता और पुलाव मंगवा दीजिए। बस ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ भाई साहब, अपनी तो घर वाली बात है। अब देखिए, मजबूरी की बात है कि हम बिटिया के घर का खा नहीं सकते, वरना ये होटल वोटल का खाना तो हमें कुछ खास पसंद ही नहीं है। अरे भाई साहब, हमें आए हुए 5-6 घंटे हो गए, आपके चेहरे पर खुशी नहीं दिखाई दे रही। भाई क्या हुआ? आज हमारे पीने पिलाने के कार्यक्रम का हम तो पूरा मूड बना कर आए थे और आप एक पूछ ही नहीं रहे। भाई साहब, आप ही ने कहा ना कि बेटी के घर का कुछ खाएंगे नहीं। अरे भाई साहब, पानी ही तो नहीं पिया जाता, दारू पीने में कोई समस्या नहीं है। आप ही देख लीजिए, हमारे शास्त्रों में ऐसा कहाँ लिखा है कि बेटी के घर का चकना नहीं खा सकते। भोजन के बारे में मना किया गया है, तो भोजन तो हम बेटी के घर पे कतई नहीं करते। दीनानाथ को उसका ही वार उल्टा पड़ गया था। राम प्रसाद और उसकी पत्नी अब नियम से हर शुक्रवार शनिवार को बेटी के ससुराल आने लगते हैं। इससे पहले कि दीनानाथ उनके घर जाकर धमकते, वो दोनों अपने पूरे परिवार के साथ वहां डेरा जमा लेते। रोज रोज समधी समधन की खातिरदारी करते करते अब दीनानाथ और उसकी पत्नी की कमर टूट चुकी थी। ऊपर से हर बार उनके आने पर बाहर से खाना मंगवाना पड़ता, जिसके कारण उनका बजट भी डगमगाने लगा था। चिंकी बेटा, एक ज़रूरी बात करनी थी तुमसे। जी बाबूजी। हम कह रहे थे कि जब तुम्हारे मम्मी पापा यहाँ पर आकर कुछ खा पी नहीं सकते, तो फिर बेचारे यहाँ आकर परेशान क्यों होते हैं? अब हमें भी कहाँ अच्छा लगता है कि घर आए मेहमान को हम बाहर से मंगा कर चाय नाश्ता कराएं, हैं? तुम ऐसा करो, हर शनिवार को तुम ही अपने मायके चली जाया करो, उन्हें भी रोज़ रोज़ यहाँ आकर परेशान नहीं होना पड़ेगा, और वो भी अपने घर में बैठे बैठे अपनी बेटी से मिल लिया करेंगे, हैं? लेकिन बाबूजी, आप भी तो प्रिया भाभी से मिलना चाहते होंगे ना? अरे बेटा, अब 1 साल हो गया प्रिया की शादी को, आखिर कब तक वो हमारे मुंह में फंसी रहेगी? कभी कभी बुला लिया करेंगे उसे। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि अब उसे भी ना उसका घर संभाल लेना चाहिए। राम प्रसाद और शांति का तीर बिल्कुल सही निशाने पर लगा था। अब दीनानाथ और उसकी पत्नी ने रोज रोज प्रिया के यहाँ जाकर उन्हें परेशान करना बंद कर दिया था। दोपहर की 2 बजे विनीता अपनी बेटी श्वेता को कॉल लगाती है। रविवार की ट्रेन की टिकट करवा ले बेटा। फिर से लड़का देख लिया है क्या मम्मी तुमने? अरे नहीं होने वाली यार मेरी शादी। यहाँ 2 दिन में नौकरी करती नहीं कि तीसरे दिन तुम मुझे वापस लड़का देखने बुला लेती हो। हाँ तो होती रहेगी ना नौकरी शादी के बाद। पापा ने कहा है रविवार को तो यहाँ पहुंच जानी चाहिए। इस महीने की मेरी 4थी नौकरी है मम्मी, इसे भी मुझे रिजाइन मानना पड़ेगा सिर्फ वहां आने के लिए। ऊपर से लड़के वालों पर तुम इस तरह से पैसे न्यौछावर करते हो जैसे कि हमारा हीरो का कारोबार है। हमारा न सही लड़के का हीरे का ही काम है। रूप का राजा है करण, उसके सामने तू ही 19 है, वो तो 21 है 21। हाँ हाँ समझ रही हूं मैं कैसा लड़का है, इधर उधर चुम्मे बांटता फिरता होगा। पापा कर लेंगे उससे शादी, मुझे नहीं करनी। श्वेता की बात सुनते ही विनीता अपना फोन राकेश के हाथ में थमा देती है। क्या तकलीफ है? तकलीफ नहीं पापा, मैं तो पूछ रही थी कि लड़के वालों के सामने ब्लू कलर की सूट पहनूं या पिंक? शास्त्रों में लिखा गया है कि माता से डरे न डरे, पिता से डरे सब कोई, जो पिता की न सुने उसे बचाए न कोई। तो श्वेता कैसे ही अपने पापा की बात काटती। राकेश की आवाज सुनती ही उसके कबूतर उड़ जाते हैं और बिना देरी किए श्वेता अपनी पैकिंग शुरू कर देती है। श्वेता ने 10th के बाद बाहर पढ़ाई की, अब वो बाहर नौकरी कर रही थी।
नौकरी क्या कर रही थी? नौकरी करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि जब तक नौकरी करने का समय आया उसकी गर्दन पर शादी की तलवार लटकने लगी। नेहा यार, मेरा वो ब्लू सूट कहाँ है? वो जरी वाला स्पेशल सूट जो मुझे देखने वाले हर लड़की के सामने मैं पहन कर जाती हूँ ना। वही तुम्हारा अपशगुना सूट जिससे पहनकर सबकी शादी टूट जाती है? अरे वो तो चैताली लेकर गई है। वो क्या है ना, उसे लड़के वाले देखने आ रहे हैं और उसका तो बॉयफ्रेंड है, तो इस रिश्ते को कैंसिल करने का उपाय तुम्हारा सूट ही था। अरे तो अब मैं क्या पहनूं? अरे कुछ भी पहन लो, वैसे भी तुम्हारी हरकत देखकर लड़का शादी के लिए मना ही कर देगा, सो डोंट वरी। एक चप्पल कमरे के बाहर तो दूसरी बिस्तर के नीचे, पैकिंग बैग बाथरूम में, तो उसमें रखने वाले कपड़े किसी और के कमरे में। ऐसे तो एक एक कपड़ा और सामान जुगाड़ करने में ही एक दिन निकल जाता है। किसी तरह श्वेता अपना बैग पैक करती है। अरे यार, हद होती है शेयरिंग की। मेरी सारी चीजें ये बाजू वाले कमरे की लड़कियां उठाकर ले जाती हैं। जब मैं ना रहूं तब तो मना कर दिया कर। अरे मैं तो खुद नीचे खाने गई थी, तभी ले गई होंगी। ये मेरी ब्लैक टॉप नीलम पहनकर घूम रही थी, खुलवा कर लेकर आई हूं मैं। इनसे कुछ भी मांगो ना तो इनकी जान पर बनाती है, और मेरी चीजें तो ऐसे ले जाती है मानो इसका पति छोड़ कर गया हो। भीख मंगिया। अब ये मेरी मेकअप किट कहाँ गई? कौन लेकर गया बता ना जरा। उससे आज टकली ना किया ना तो मेरा नाम श्वेता नहीं। अरे पिछले हफ्ते तू ही स्नेहा के कमरे में तैयार होने गई थी और वहीं छोड़कर आ गई थी किट। मैंने तो कितनी बार बोला था जाकर ले आ, पर तुझे काम चोरी भी तो करनी होती है। उसके कमरे में ही लॉक किया होगा किट, और वो गई ऑफिस। 8 बजे के पहले लौटेगी नहीं, और 2 बजे की तेरी ट्रेन है। अब क्या होगा? जो होगा अच्छा ही होगा। तुझे कौन सा उस हीरे के कारोबारी पर इम्प्रेस करना है जो तैयार होगी? रहने देना, अच्छा ही तो है। लड़की के सामने बिना मेकअप के जाएगी तो रिश्ता कैंसिल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। किसी ने सही कहा है यार, कभी कभी बुराई में भी अच्छाई होती है। और ये रिश्ता भी टूट जाएगा और मैं लौट आऊंगी, ये सोचकर श्वेता अपने शहर लखनऊ पहुंचती है। आ गई मेरी बेटी, चल जल्दी से अपना नाप दे दे टेलर साहब को, तेरा ब्लाउज सिलवा लेती हूँ। मेरा ब्लाउज अच्छा लगता है क्या किसी के सामने ब्लाउज में जाना? हीरे के कारोबारी है तो क्या समझती खुद को? अरे पागल, बाहर रहकर बेहूदी हो गई है तू। ब्लाउज इसलिए सिलवा रही हूँ क्योंकि लड़के वालों ने कहा है कि वो लड़की को साड़ी में देखना चाहते हैं। रात भर में टेलर साहब तेरा ब्लाउज तैयार कर देंगे और कल तो उनके सामने साड़ी में जा पाएगी। हो जाएगा ना टेलर साहब? हे भगवान, मम्मी को भी रह रहकर न जाने कौन सा कुत्ता काट लेता है। अरे मम्मी यार। तभी दरवाजे से राकेश अंदर आता है। तैयार? मैं तो कब से हूं रेडी तैयार, कब आएंगे लड़के वाले? और अगली सुबह सादगी का गहना ओढ़े श्वेता साड़ी पहनकर अपने कमरे से बाहर हॉल में आती है, जहां लड़के वाले पहले से मौजूद थे। बाहर रहकर भी आपकी बेटी मेकअप नहीं करती, ये तो बड़ी अच्छी बात लगी मुझे। विनीता जी, इसे ही तो संस्कार कहते हैं। और ऐसा कोई काम नहीं है जो मेरी बेटी को ना आता हो बहन जी। पिछले 6 साल से बाहर रहती है, खाना, बर्तन, कपड़ा, झाड़ू, पोछा सब चीज में माहिर है श्वेता। पढ़ाई लिखाई में तो अच्छी थी, अब तो नौकरी भी करती है। सच बोलूं तो मेरी बेटी को कोई काट नहीं सकता। अगर किसी लड़की में इतने सारे फायदे मिल रहे हो तो कौन ही सास उसे अपनी बहू नहीं बनाना चाहेगी। एक तो उमा को श्वेता जच रही थी, दूसरी तरफ राकेश की मोटी मोटी आंखें देखकर श्वेता कोई गड़बड़ी भी नहीं कर पा रही थी। और तभी अपनी चुप्पी तोड़कर उमा कहती है, हमें श्वेता पसंद है। पसंद हो? मेरा मतलब है अभी तो करण जी मुझसे अकेले में बात करने भी नहीं गए। हीरे का कारोबार है मेरा श्वेता जी, मैं तो नजरों में ही लोगों को परख लेता हूँ। हे भगवान, अगर ये लड़का मेरे साथ अकेले बात करने नहीं जाएगा तो मैं इसे कैसे बताऊंगी कि मुझे कितनी बुरी आदत है। कैसे टूटेगा ये रिश्ता? फंस गई मैं। और श्वेता ऐसी फंसती है कि करण उसे वरमाला पहना देता है और बहू बनकर श्वेता अपने ससुराल आ जाती है। मेहमानों से भरा हुआ ससुराल श्वेता का स्वागत करता है। श्वेता के आते ही सभी उसे घेर कर बैठ जाते हैं। अब हो भी गया, छोड़ भी दीजिए आप सब मेरी भाभी को। और आंटी जी, आप तो बिल्कुल भाभी पर चढ़ गई हैं, उनका एकदम दम घुट जाएगा। कोई बात नहीं दीदी, मुझे आदत है। कॉलेज में तो इससे भी ज्यादा भीड़ में लाइन में लगे रहना पड़ता था। देखा जी, यही होते हैं फायदे पढ़ी लिखी लड़की लाने के। अभी कोई फूल कुमारी होती ना तो इस भीड़ में 2 बार बेहोश हो जाती।
उमा अपनी बहू और करण को लेकर उनके कमरे तक जाती है और जैसे ही वो कमरे का दरवाजा खोलती है वो देखती है उसकी ननद अपने बच्चों के साथ पहले ही उस कमरे में सोई हुई है। इसीलिए मैंने कहा था रात की ही ट्रेन करवाने की इनकी, फेरे होते ही चली जाती थी, पर नहीं, आपको तो इन्हें घर पर रखना था। अरे थक गई होगी, लग गई होगी आग। मेरी बहन भी कोई जवान नहीं है, इसकी भी उम्र हो गई है। करण और बहू दूसरे कमरे में सो जाएंगे। सुरेश कह तो देता है पर शादी के घर में कहाँ कमरे खाली होते हैं। सभी कमरों का वही हाल था। अब श्वेता के ससुराल वाले ना ही अपने मेहमानों को नाराज कर सकते थे ना ही बहू को, और इस असमंजस को देखकर कृति अपनी माँ के पास जाकर कहती है, अब क्या होगा मम्मी? ऐसे तो भाभी पर हमारा बहुत ही बुरा इंप्रेशन पड़ेगा। करण के तो पसीने छूट जाते हैं। हॉल में बैठकर सभी सोच रहे थे कि क्या किया जाए। तभी कमरे से एक हाथ में तकिया चादर लिए दूसरे हाथ से अपना लहंगा पकड़े श्वेता हॉल में आती है। आप लोग टेंशन मत लीजिए, पीजी में तो इससे भी बुरी हालत देखी है मैंने। मुझे तो कॉम्प्रोमाइज़ करने की आदत है मम्मी जी, मैं हॉल में सो जाऊंगी। और करण जी के साथ तब जिंदगी भर रहना है। पर मेहमानों का क्या है, वो तो 2 दिन के लिए आए हैं ना, उन्हें नाराज नहीं किया जा सकता। बहू, ये तो बहुत ही बड़ी बात बोल दी तूने। हीरे के व्यापारी को तो आज असली हीरा मिला है। जीती रहे बहू, जीती रहे। यह कहकर सुरेश अपनी बहू को अपनी डायमंड की अंगूठी खोलकर आशीर्वाद के रूप में देता है। उमा के साथ साथ पूरा परिवार निश्चित हो जाता है कि उन्होंने बेस्ट बहू का चुनाव किया है। पर ये कॉम्प्रोमाइज करने वाली लड़की अपने साथ और क्या क्या खूबी लेकर आई थी ये तो अब पता चलने वाला था। अगली सुबह 10 बजे डाइनिंग टेबल पर बैठे सभी लोग श्वेता के जागने का इंतजार कर रहे थे। उमा जी, आपने बहू को बताया नहीं कि आज उसकी पहली रसोई है? कब उठेगी, कब खाने की तैयारी करेगी, कब सब खाएंगे? 11 बजे तो दीदी को निकलना है। अगर वो भूखी चली गई तो बड़ी बदनामी होगी हम सबकी। जहां आपकी बहन की बात आती है आप बावले ही हो जाते हैं। देख नहीं रहे क्या कि पिछले 2 घंटे से जाकर बहू को उठाने की कोशिश कर रही हूँ, पर हर बार वो बस 10 मिनट करके मुझे वापस भेज देती है। तभी आंखें मसलती हुई श्वेता अपने कमरे से बाहर आती है। 11 बजे स्टेशन के लिए निकलना है ना बुआ जी को? अभी बहुत टाइम है। आप क्यों टेंशन ले रहे हैं पापा जी? मैं 5 मिनट में नहा कर आती हूँ, फिर 15 मिनट में सबको खाना परोस दूंगी। श्वेता किचन में जाती है और फटाफट नाश्ते की तैयारी कर 10 मिनट के अंदर ही सभी के प्लेट में खाना सर्व भी कर देती है। मेरी साइज देख, और ये प्लेट में परोसा तेरा पराठा, इतना छोटा पराठा बहू। खुद कम खा लूंगा पर आपके प्लेट में खाना कम नहीं होने दूंगा दीदी। पहली रसोई है ना दीदी, अंदाजा नहीं लगा होगा बहू को। अंदाजा? ये 8 लोगों के बीच 1 कटोरी दाल, ये बिना भिगोए हुए 1 मुट्ठी चावल, और ये मेरे प्लेट का आधा कच्चा पराठा, ये रसोई है भाभी? अंदाजा नहीं लगा? अंदाजा नहीं लगा तो 5 लोगों का खाना बना देती, या 10 लोगों का 19, 20। ये कौन सा अंदाजा लगाया है बहू ने? सब 0 होकर दिया। 5 साल का बच्चा भी इससे ज्यादा खा लेता है। और वाकई किरण का गुस्सा लाजमी था। जब खाने की टेबल पर 8 लोग बैठे हो और किसी के प्लेट में 1 चम्मच चावल आए, किसी में दाल 1 चम्मच और किसी में पराठा, तो सभी का नाराज होना तो लाजमी है। ये क्या है श्वेता? तुम्हें पता है ना आज तुम्हारी पहली रसोई है? हाँ, और बुआ जी की ट्रेन है ना, जल्दी जल्दी खाना बनाना था तो मैं जल्दी जल्दी बनाकर ले आई। चाहती तो एक मीठा बनाकर परोस सकती थी, पर देखिए मैंने पूरी रसोई बनाई और आप मुझ पर ही बिगड़ रहे हैं। रात भर वो हॉल में सोई है ना दीदी, लगता है नींद पूरी ना होने के कारण चिड़चिड़ी हो रही है। ये लीजिए 2100 रुपये। मैं चलती हुई ट्रेन में आपके लिए खाना ऑर्डर कर दूंगा, ट्रेन में कुछ खा लीजिएगा दीदी। और इस तरह सुरेश अपनी बहन को विदा करता है। किरण के घर से निकलते ही उमा रसोई में जाती है और देखती है रसोई तो ऐसी साफ है मानो वहां खाना ही ना बना हो। बेकार ही सब श्वेता पर बिगड़ गए। बेचारी का काम इतना तो अच्छा है, कितनी सफाई करके गई है रसोई में। हो गई होगी खाने में मिस्टेक, पर मुझे विश्वास है दोपहर में अच्छा खाना ही बनाएगी। नाश्ते में ना के बराबर खाना खाने के बाद सभी दोपहर में खाना बनने का इंतजार कर रहे थे, पर श्वेता कुछ नहीं बनाती। आज खाना नहीं मिलेगा क्या? मिलेगा पापा, आप तो जानते हैं ना भाभी 10 मिनट में खाना बना लेती है। अभी फट से जाएगी और फट से खाना बना कर ले आएगी। तो अब कब जाएगी? 4 तो बजने वाले हैं। तू जा अपनी भाभी को बुला कर ला। लगता है वो भूल गई है कि वो अपने पीजी में नहीं ससुराल में है।
नई नई शादी में आदतें बदलने में वैसे वक्त तो लगता है। कृति अपनी भाभी के पास उसके कमरे में जाती है और उन्हें खाना बनाने के लिए कहती है। दोपहर में कौन खाना खाता है दीदी? मुझे तो ऐसी कोई आदत नहीं है। पर हमें तो दोपहर में खाने की आदत है ना भाभी। बाहर से भी खाने का इंतजार कर रहे हैं, कुछ भी बनाकर ले आइए। इन लोगों का तो खाना खत्म ही नहीं होता। कहाँ फंसा दिया मम्मी ने मुझे। जैसे ही कृति श्वेता के कमरे से बाहर जाती है, श्वेता अपनी माँ को कॉल लगाती है, पर फोन राकेश उठाता है। क्या तकलीफ आ गई? नहीं पापा, मैं क्या कह रही थी, एक टाइम में 4 सब्जी बनाऊं कि 2 में हो जाएगा? और अपने पापा से डरकर श्वेता सीधा रसोई भागती है और अपने ससुराल वालों के लिए लेकर आती है कॉर्नफ्लेक्स। ये क्या मजाक है श्वेता? कॉर्नफ्लेक्स दोपहर के खाने में कौन खाता है? पहले तुमने नाश्ते में चावल बना दिए, वो भी ना के बराबर, और अब ये कॉर्नफ्लेक्स। मैंने तो भगदड़ वाली जिंदगी देखी है, मैं तो यही खा लेती हूँ। जल्दबाजी में मैं आप लोगों के लिए भी ले आई। गुस्से से सुरेश खाने के टेबल से उठकर बाहर चला जाता है। 2 दिन तो सुरेश और करण बाहर ही खाना खाते हैं, जिससे उमा बड़ी परेशान थी और वो ये परेशानी अपनी सहेली सुषमा से साझा करती है। अरे पगली, तू भी ना पागल है। तेरी बहू खुद जो खाना बनाती है वो गलत बनाती है, पर अगर तू ही उसे बता दे कि क्या बनाना है तो कैसे गलती करेगी वो? खाना बनाना तो उसे आता ही है और वो कामचोर भी नहीं है। अरे हाँ सुषमा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। उमा अपनी बहू के पास जाती है और उसे डोसा बनाने के लिए कहती है। 2 दिन से तेरे पापा जी को घर का खाना नहीं मिला। आज रात अगर उन्हें अच्छा खाना नहीं मिला ना तो बात बहुत बिगड़ जाएगी बेटा। नहीं मम्मी जी, डोसा तो मैं पीजी में भी बनाती थी, आप फिक्र मत कीजिए। श्वेता रसोई में डोसा बनाने तो जाती है पर कोई भी बर्तन इस्तेमाल नहीं करती। वो तो सीधा अपने कमरे में जाती है और आयरन चालू करके बैठ जाती है। ये बहू डोसा का घोल लेकर अपने कमरे में क्यों जा रही है? इत्तेफाक देखिए मम्मी जी, सिलेंडर खत्म हो गया है, इसलिए मैं डोसा आयरन पर बनाऊंगी। इससे पहले कि उमा कुछ सोच पाती, श्वेता आयरन को उल्टाकर उसके ऊपर डोसा सेकना शुरू कर देती है। ये लीजिए, उतर गया डोसा, और इसी पर बन जाएगा मसाला भी। आलू तो पहले ही उबाले हुए थे, वरना दिक्कत हो जाती। श्वेता की ये हरकत देख सासू माँ का मुंह तो खुला का खुला रह जाता है। तो होश में तो है बहू, आयरन पर डोसा कौन बनाता है? मैं तो वेजिटेरियन हूं ना मम्मी जी, तो यहीं तक रुक गई। मेरी सहेलियां तो आमलेट भी आयरन पर बना लेती थी। राम 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 राम, अगर सिलेंडर खत्म हो गया था तो इंडक्शन भी तो था हमारे पास। इतना अड़ंगा करने की जरूरत क्या है मम्मी जी, जब काम आसानी से हो सकता है। पहले इतने बर्तन करो फिर उन्हें धो। मैं तो इतना ड्रामा करती ही नहीं। अब आप खाने पर बैठिए, खाना आप लोगों की प्लेट पर पहुंच जाएगा। क्या आपने कभी खाया है पूरी की साइज का डोसा, वो भी आयरन के ऊपर सेका हुआ? सुरेश का तो जरा भी मन नहीं था उस डोसे को खाने का, पर 2 दिन से बाहर खा खाकर वो इतना परेशान हो गया था कि वो वहीं खाकर सो जाता है। अगली सुबह एक बड़ा सा परात लेकर उसमें आधा ग्लास आटा डालकर श्वेता हॉल के बीचों बीच बैठ जाती है और आटा गूंदने लगती है। इतने बड़े परात में इतना कम आटा? और छाना क्या बहू? कल रात ही तो आपने मुझे इतनी बात सुनाई मम्मी जी कि इतनी छोटी चपाती, इतना छोटा डोसा, सब बड़ा बड़ा किया करो, अच्छे से काम करो। इसलिए मैं बड़ा बर्तन लेकर बैठ गई। वहां देखिए रसोई में सबसे बड़े पतीले में आलू उबालने रखा है मैंने। सिर्फ 2 आलू, वो भी इतने बड़े पतीले में? हे भगवान। तो और क्या करती मैं मम्मी जी? आपको ये तो नहीं लगना चाहिए ना कि मैं काम चोरी कर रही हूँ। तभी आवाज लगाता हुआ करण कहता है, चाय दोगी कि नहीं तुम, कि यही सब करती रहोगी? भूखे रहने से अच्छा है कि चाय ही पीऊं। श्वेता फौरन इलेक्ट्रिक केटल में चाय बनाती है और सभी की प्लेट में ब्रेड और साथ में चाय रख देती है। ये ब्रेड तो कच्ची है भाभी। शांति दीदी, शांति, आयरन को गर्म होने छोड़कर आई हूं मैं। और तभी गर्मा गर्म आयरन लेकर श्वेता सभी के प्लेट में रखे ब्रेड पर चला देती है। लो हो गए तैयार ब्रेड। आप मेरा फ़ोन लेकर आइए तो उमा जी, मैं समधी जी को फ़ोन लगा रहा हूँ। बहुत हो गया मजाक, मेरी गलती हो गई जो मैंने आंख मूंद कर बहू पर भरोसा कर लिया। माना वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती है, इसका मतलब ये तो नहीं कि हमें ऐसा खाना खिलाएगी। और सुरेश लगाता है राकेश को फ़ोन। ये क्या सुन रहा हूँ मैं श्वेता? खाना बनाना भूल गई हो तुम? भेज दो तुम्हारी माँ को सिखाने या मैं आकर बना दूँ? खाना? वही तो पापा, मैं तो सब इसीलिए कर रही थी ताकि दीदी
परेशान होकर खुद रसोई संभाल ले। उन्हें भी तो पराये घर जाना है, वो भी तो काम सीखेंगी ना। पर अब मैं समझ गई हूँ कैसे बनाना है, क्या बनाना है, सब हो जाएगा पापा, डोंट वरी। और राकेश का फोन आती श्वेता खुद ब खुद अपनी पीजी की दुनिया से बाहर आ जाती है और अच्छे से अपना ससुराल संभाल लेती है। देख अंजलि, बातें तो होती रहेगी, लेकिन आज तो कुछ काम की बात सुन। क्या हुआ? ऐसी क्या खास बात बताने वाली हो दीदी जो ऐसा कह रही हो? देख अंजलि, तू अभी पहली बार सास बनने वाली है, लेकिन मुझे ना सालों का अनुभव हो गया है। अपने अनुभव से तुझे बता रही हूँ, नई बहू आएगी ना तो उसके साथ कड़क बन कर रहना, वरना आजकल की लड़कियाँ इतनी तेज़ है कि तुझे बेच कर खा जाएगी और तुझे पता भी नहीं लगेगा। अरे दीदी, आप तो मुझे डरा रही हैं। मैं तो पहले ही सास बनने के नाम से घबरा रही हूँ, ऊपर से आप जो मुझे ऐसी बातें करके डरा रही हो। देख अंजलि, मुझे पता है कि तू है बड़ी सीधी सादी। अगर मैंने तुझे समझाया नहीं ना तो बहुत लंबा फंसेगी तू। मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, तेरे भले के लिए कह रही हूँ। अब तू ही देख ले, 5 साल हो गए मेरे नीरज की शादी को। मजाल है जो मेरी बहू मेरे सामने चूं भी कर पाती हो। अरे पहले दिन से ही लगाम खींच कर रखी है मैंने उसकी, इसलिए हर हुक्म मेरा सर झुका कर मानती है। ऐसा भी क्या किया दीदी आपने जो आपकी बहू आपके इशारों पर नाचने लगी? मैंने तो सुना है आजकल की बहू किसी की सुनती नहीं। मेरी सहेली है ना शीला, कल ही बता रही थी कि उसकी बहू तो उसकी एक बात नहीं मानना चाहती, और घर के काम तो करने के नाम से उसे ऐसी आफत आती है कि पूछो मत। बिल्कुल सही कह रही है तेरी सहेली। अरे आजकल मॉडर्न ज़माना हो गया है, लड़कियां शादी क्यों करती हैं? सिर्फ चटक मटक बनकर पति के कंधे पर हाथ रखकर बाजार में घूमने के लिए। घर की जिम्मेदारियां, खाना बनाना, रसोई, इन सब से उन्हें कोई मतलब नहीं। अगर तूने शुरू से ही उसे जिम्मेदारियों का एहसास नहीं दिलाया ना तो मैं तुझे बता रही हूँ, या तो सारी ज़िंदगी रसोइयों के हाथ की रोटी खानी पड़ेगी, वरना तू बहू को बनाकर खिलाएगी। अच्छा हुआ दीदी जो आपने मुझे बता दिया, वरना मैं तो बहू को बेटी बनाकर रखने के चक्कर में थी। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अगर शुरुआत में ही मैंने ढील दे दी ना तो सर पर चढ़ जाएगी वो, और फिर मुझे ही सारी उम्र उसकी चाकरी करनी पड़ेगी। बड़ी बहन की सलाह मानकर अंजलि मन बना लेती है कि जैसे ही उसकी बहू साक्षी शादी करके वहाँ आएगी वो उसे एकदम आड़े हाथों ले लेगी, ताकि उसकी आदत बिगड़ ही ना पाए। 1 सप्ताह के बाद ही अंजलि के बेटे कुणाल की शादी साक्षी से हो जाती है और साक्षी बहू बनकर अंजलि के घर आती है। शादी के बाद साक्षी बहू, देखो अब तुम्हारी शादी को 1 सप्ताह पूरा हो गया है, अपनी जिम्मेदारियां संभालो। अरे भाई, कब तक बूढ़ी सास के हाथ का पका हुआ खाना खाती रहोगी तुम? अरे नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा क्यों कह रही हैं आप? मेरे मन में तो सचमुच ऐसा कुछ भी नहीं है। बताइए क्या बनाना है, जैसा आप कहेंगी मैं बना दूंगी। तो फिर ठीक है, मैं हफ्ते भर का पूरा किचन प्लान तुझे रेडी करके दे देती हूँ। देख, अभी तो इस घर में नहीं है, हर घर के अपने कुछ रीति रिवाज और रहन सहन होता है। तुझे उसे सीखना और समझना होगा, लेकिन उसे समझने में तुझे थोड़ा समय तो लगेगा ही। तब तक तुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने पेपर पर पूरे सप्ताह का प्लान लिख दिया है, अब बस तू उसी के अकॉर्डिंग अपनी रसोई संभाल ले। ठीक है माँ जी, लेकिन आपके यहाँ ये पूरे सप्ताह का रसोई प्लानर बन जाता है? ये तो मैं पहली बार देख रही हूँ। मेरे मायके में तो ऐसा कोई नियम नहीं था। मेरी मम्मी तो जब जो दिल में आया उठाकर पका देती थी। कौन से दिन कौन सी सब्जी बनेगी ये भी पहले ही तय हो जाता है। मैं तो पहली बार देख रही हूँ। देखो बहू, मैंने अभी अभी तुम्हें समझाया ना, हर परिवार का अपना रहन सहन होता है। अब ये बात में मेरे मायके का गाना यहाँ पर सुनाने की ज़रूरत नहीं है। बेहतर होगा तुम ससुराल के तरीके सीखो और यहाँ के रंग में ढलने की आदत डाल लो। सास के तेवर देखकर बहू साक्षी बिल्कुल सहम गई थी। माँ जी, आप मेरी बात का गलत मतलब निकाल रही हैं। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। आप ठीक कह रही हैं, मुझे यहाँ के तौर तरीकों को सीखना होगा। ठीक है, कल से मैं आपके प्लानर के अकॉर्डिंग ही खाना बनाया करूँगी। माँ जी, आपने लिखा है कि सोमवार के दिन आलू टमाटर बनाना है, लेकिन घर में तो एक भी टमाटर नहीं है। आप प्लीज़ बाज़ार से टमाटर मंगवा लीजिए ना, तभी तो आलू टमाटर बना पाऊँगी। लो जी, अब लंगड़े की टांग पकड़ेंगे तब लंगड़ा झाड़ू लगाएगा। अब ये आलू टमाटर बनाएगी तो इनके लिए 2 लोग लगाने पड़ेंगे जो इन्हें बाजार से सामान सब्जी ला कर दे। देख बहू, रसोई की जिम्मेदारी का मतलब 1 से लेकर 100 तक सारे काम तुझे ही करना है। बाजार जाकर सामान लाना, जो सामान खत्म है उसकी लिस्ट बनाना और समय पर सबको खाना बना कर देना, ये सब रसोई के ही तो काम है और इन्हें तो तुझे ही करना है।
ठीक है माँ जी, आप नाराज मत होइए। अब से बाजार से सामान लाने का काम मैं ही कर दिया करूंगी। सास की बात सुनकर बहू थैला उठाकर बाजार की ओर निकल जाती है। सब्जी वाले भैया, ये टमाटर कैसे दिए? मैडम टमाटर तो 120 रुपये किलो है, 1 किलो तोल दो क्या? क्या 120 रुपये? माँ जी ने तो सब्जी लाने के लिए बस 150 ही दिए हैं। अगर 120 के टमाटर ले लूँगी तो बाकी की सब्जियाँ कैसे आएंगी? ऐसा करती हूँ, आधा किलो टमाटर ले लेती हूँ। साक्षी बड़ी मुश्किल से 150 रुपये में थोड़ी थोड़ी सब्जियाँ लेकर घर पहुँचती है। खाने के समय, अरे बहू ये क्या, बस इतनी ही सब्जी बनाई है तूने? और ये क्या है, आलू टमाटर में टमाटर नजर क्यों नहीं आ रहे? माँ जी मैंने सुबह ही आपको बताया था कि घर में टमाटर खत्म हो गया है। हाँ तो तू गई थी ना बाजार झोला लटका के, लेकर नहीं आई बाजार से टमाटर? लाई थी माँ जी, लेकिन टमाटर 120 रुपये किलो है। आपने तो मुझे बस 150 रुपये दिए थे सब्जी के लिए। इतने पैसों में सिर्फ आधा किलो टमाटर ही आ पाए, इसलिए मैंने 2 टमाटर शाम की सब्जी के लिए बचाकर बाकी सारे आलू टमाटर में डाल दिए। देख बहू, अब से ना रसोई का बजट मैनेज करना तो तेरा काम है। मैंने तो तुझे लिस्ट बनाकर दे दी है कब और क्या बनेगा, बाकी की जिम्मेदारियां तेरी है। देखिए माँ जी, मुझे खाना बनाने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन आप भी तो समझने की कोशिश करिए। अब 120 रुपये किलो वाला टमाटर खाना तो कोई समझदारी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जब तक टमाटर के दाम कम नहीं हो जाते, हमें ऐसी सब्जियां खाने पर जोर देना चाहिए जिनमें टमाटर नहीं डलता। ऐसा करने से हमारा बजट भी नहीं बिगड़ेगा और हम रोज़ ताज़ा और अच्छा खाना भी खा सकेंगे। देख, तुझे अभी इस घर में आए 20 दिन हुए हैं और मैं पिछले 25 सालों से गृहस्थी संभाल रही हूँ। अब उम्र और अनुभव तुझसे ज़्यादा है ना मेरे पास, इसलिए मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम क्या कह रही हो। काम ना करने के 100 बहाने मुझे मत सुना। अगर मैं थोड़ी सख्ती ना करूँ तो तू बजट के नाम पर 1 दिन खाना बनाकर 4 दिन खिलाया हमें। अरे मैं सबके भले की बात कर रही हूँ, लेकिन मम्मी जी को तो मेरी इस बात में भी परेशानी नज़र आ रही है। शाम के समय, अरे बहू शाम के 5:30 बज रहे हैं, बनाना शेक बना लिया कि नहीं? तुझे पता है ना हम लोग शाम में चाय नहीं पीते, इसलिए शाम में बनाना शेक बनाना था। आप ठीक कह रही माँ जी, शाम के समय कुछ हल्का भोजन खाना ही पसंद करना चाहिए, लेकिन केले इस समय खाना ठीक नहीं रहता। त्योहार का समय है, इसलिए ऐसे में कच्चे केले तोड़कर उन्हें केमिकल से पकाया जाता है। ऊपर से उनका दाम भी दोगुना कर रखा है। आप कुछ और खा लीजिए ना, बताइए क्या बना दूँ आपके लिए? देखो तो कैसे पटोर पटोर जुबान चल रही है, जैसे ये दादी अम्मा है और हम कल के पैदा हुए, हमें कुछ पता ही नहीं। अरे भाई, मिलावट किस चीज़ में नहीं है? अब कल को तू कहने लगेगी कि गेहूं और चावल में भी मिलावट है, तो रोटी खाना छोड़ दो। ज़्यादा दिमाग चलाने की ज़रूरत ना है, जैसा मैंने कहा है चुपचाप वैसा करती जा। साक्षी अपनी सास को समझाने की बार बार कोशिश करती, लेकिन उसकी सासू माँ तो जैसे कसम खाकर बैठी थी कि बहू की बात उसे सुननी नहीं है। सास के इस रवैये के कारण बेचारी बहू साक्षी रोज़ बाजार जाती और उनकी फरमाइशों के हिसाब से सब्जियां खरीद कर लाती। साक्षी की सास और बाकी के परिवार वालों को इस बात से कोई मतलब नहीं था कि इस समय बाजार में दाल और सब्जियों के दाम क्या चल रहे हैं। उन्होंने तो एक निश्चित बजट उसके हाथ में थमाकर रसोई की तरफ से आंख फेर ली थी। अरे भाई अंजलि, कैसी चल रही है बहू की ट्रेनिंग? अरे दीदी, जैसा आपने बताया था ना, मैंने बिल्कुल वैसा ही किया है। बिल्कुल टाइट करके रखा है बहू को। 7 दिन 7 तरह का खाना बनवा रही हूँ। सही कह रही थी आप, आजकल की बहू है ना रसोई के काम से जी चुराती हैं, लेकिन मैंने भी ज़रा से भी ढील नहीं दी उसे। कान पकड़ कर लाइन पर लगा रखा है उसे। ठीक है, अब तू ही देख ले, मैं भी तो अपनी बहू को टाइट करके रखती हूँ, तभी तो आज तक उसके हाथ की बनी रोटियाँ खा रहे हैं हम, वरना ये तितली तो कब की फुर्र हो गई होती। माँ जी, आपने लिखा है कि आज भिंडी बनानी है, लेकिन बाजार में तो इस समय भिंडी का सीज़न ही नहीं है। भिंडी बहुत महंगी मिल रही है। भिंडी की जगह कोई और सब्जी बना दूँ तो नहीं चलेगा क्या? अरे भाई, तू थोड़ी मंद बुद्धि है क्या? है, बातें तेरे समझ में नहीं आती। 7 दिन की रसोई में 7 तरह की सब्जियां बनेंगी और वो 7 तरह की सब्जियां सबकी पसंद के हिसाब से मैंने तुझे पहले ही बता रखी है। अब तू क्यों रोज़ रोज़ मेरा दिमाग चाटने के लिए चली आती है? अरे तू कोई ख़ानदान की पहली बहू नहीं है। मेरी जीजी है ना, उनकी बहू 5 साल से सब संभाल रही है। मजाल है जो सास की किसी बात को काटती हो। चूं की आवाज़ नहीं निकलती उसकी दीदी के सामने,
और फर्राटे से तीनों टाइम खाना समय से बनाकर टेबल पर लगा देती है। एक तू है, रोज मुंह लटका कर मेरे सामने खड़ी हो जाती है। कभी कहती है टमाटर महंगे है, कभी कहती है केले में मिलावट है, और आज चली आई भिंडी के महंगे होने का रोना रोने। अरे भाई, कोई सब्जी महंगी हो जाएगी तो खाना छोड़ देंगे क्या? साक्षी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उससे गलती कहाँ हो रही है। वो तो पूरे मन से अपनी गृहस्थी को समेट कर चलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर तीसरे दिन उसे सास अंजलि के मुंह से फटकार सुनने को मिल रही थी। ऊपर से मौसी जी की बहू के साथ होता उसका कंपैरिजन उसे अंदर तक छलनी कर देता। अभी साक्षी की शादी को कुछ ही महीने बीते थे कि एक दिन अंजलि की बड़ी बहन का फ़ोन आता है। अरे अंजलि, तेरे जीजा जी कई दिन से मिलने के लिए कह रहे हैं। हमने सोचा है रविवार को हम परिवार सहित तेरे यहाँ आएंगे। अरे क्यों नहीं दीदी, ये तो बहुत अच्छी बात करी है आपने। आप चिंता मत करो, मैं सब तैयारी कर लूँगी। रविवार के दिन मौसी जी अपने पूरे परिवार को लेकर अंजलि के यहाँ पधार जाती हैं। जब से बहू साक्षी को पता चला था कि सासू माँ की बड़ी बहन खाने पर आ रही है, वो बेचारी एक पैर पर पूरे घर में नाच रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि सासू माँ की बहन की खातिरदारी में अगर ज़रा सी भी कमी हुई तो सास अंजलि उसे दिन में तारे दिखा देगी। अरे भाई साक्षी, एक बात बताओ, इतना खाना तुमने अकेले बनाया है? जी भाभी, क्या हुआ, आपको पसंद नहीं आया क्या? पसंद? अरे भाई, खाना तो लाजवाब बना है, लेकिन ये बताओ इतना काम अकेले कैसे कर लेती हो तुम? कहाँ से लाती हो इतनी एनर्जी? अरे भाभी, आप मेरा मजाक उड़ा रही है ना। बस आप ये समझ लीजिए, आपको देखकर, आपके बारे में सुन सुनकर आपकी तरह ही बनने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन मैं जानती हूँ आपके जैसा बन पाना इतना आसान नहीं है, फिर भी मैं अपनी तरफ से कोशिश करती रहती हूँ। मेरी तरह? लेकिन मेरी तरह क्यों बनना है भाई तुम्हें? और अगर मेरी तरह बनना है तो ये सब करने की ज़रूरत क्या है? मैं समझी नहीं भाभी, आप क्या कहना चाह रही हैं। मैं जानती हूँ आप पूरे परिवार की जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह संभालती हैं, सबकी पसंद का खाना बनाती है, मौसी जी की एक आवाज़ पर दौड़ी चली जाती हैं, उनकी कही हुई बातों को पत्थर की लकीर समझती हैं और कभी उनसे पलटकर कोई सवाल जवाब भी नहीं करती। लेकिन मैं क्या करूं, लाख कोशिश करने के बाद भी ना आदर्श बहू नहीं बन पा रही हूँ। कुछ ना कुछ गलती तो हो ही जाती है मुझसे, लेकिन मैं जानती हूँ समय के साथ आज नहीं तो कल मुझे भी आपकी तरह इस परिवार को चलाना आ ही जाएगा। अरे अरे, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये सब क्या बोले जा रही हो तुम? तुमसे किसने कह दिया कि मैं आदर्श बहू हूँ? देखो साक्षी, मैं जो हूँ नहीं ना, वैसा होने का नाटक करना मुझे पसंद नहीं है। मुझे किसी की आदर्श बहू बनकर सारी ज़िंदगी जीने का कोई शौक़ नहीं है। ये सब किसने कहा तुमसे? मैं अपनी पूरी ज़िंदगी किसी को खुश करने में नहीं बिता सकती। मैं सिर्फ वही करती हूँ जो सही है। गलत बात मैं किसी की भी नहीं सुनती, ना मैं किसी को गलत कहती हूँ, ना किसी को अपने बारे में कुछ गलत कहने देती हूँ। अब किसी को मेरी बातें बुरी लगती हो तो लगे, मुझे उससे क्या। अरे भाभी, माँ जी तो कहती है कि पावनी की जैसी बहू खानदान में आज तक किसी की नहीं हुई। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो चलो, आज तुम्हारी सारी गलतफहमी दूर कर देती हूँ। पावनी जाकर सीधा अपनी सास के सामने सोफे पर बैठ जाती है। वहीं पर अंजलि भी बैठी हुई अपनी बड़ी बहन से बातें कर रही थी। मम्मी जी, एक बात बताइए, मुझे अभी पता चला है कि आप सप्ताह के 7 दिन में मुझसे 7 तरह का खाना बनवाती हैं, मुझे अपनी इशारों पर नचाती हैं। इतना ही नहीं, मैं आपकी एक आवाज़ पर थर थर कांपने लगती हूँ। अरे ये क्या कह रही है बहू, ऐसा किसने कह दिया तुझसे? अरे भाई, तुझे मेरे सामने कांपने की क्या ज़रूरत है? तू कोई कैदी थोड़ी ना है जो जेलर को देखते ही कांपना शुरू कर देगी। अच्छा सासू माँ, अभी तो आपके विचार मुझे बड़े साफ सुथरे नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये तो बताइए, अगर आपके विचार इतने अच्छे हैं तो मेरे बारे में ये सारी बातें मौसी जी से किसने कही? अरे दीदी, आप तो रंग बदलने लगी। ठीक है, तो पूछ रही है पावनी बहू, आप ही ने तो ये सारी बातें मुझसे कही थी ना कि बहू को पहले दिन से ही मुट्ठी में दबाकर रखना, वरना सर पर चढ़कर नाचने लगती है। और आपने भी तो अपनी बहू को पहले दिन से ही अपनी मुट्ठी में बंद करके रखा है ना, तभी तो वो पिछले 5 साल से आपकी एक आवाज़ पर थर थर कांपने लगती है। अरे चुप कर नालायक, मैंने तो तुझे जो कुछ भी समझाया तेरे भले के लिए समझाया। मैं नहीं चाहती थी कि पिछले 5 साल से जो मैं भुगत रही हूँ वो तू भी भुगते। देख ले मेरी बहू की कैसे चप्पर चप्पर ज़बान चल रही है। अरे अगर मैंने टाइट करके रखा होता ना तो आज मुझे ये दिन थोड़ी ना देखना पड़ रहा होता।
मैंने तो तुझे जो कुछ भी कहा तेरे भले के लिए कहा। दीदी, अगर वाकई यही बात थी कि आप मेरा भला चाहती थी तो आपको मुझे सब कुछ सच सच बता देना चाहिए था। ये पावनी बहू के बारे में झूठी बातें करने के बाद आपने मेरे मन में शुरुआत से ही मेरी बहू के लिए कड़वाहट भर दी। इसीलिए मैंने तो कभी उसके साथ अपने रिश्ते सुधारने के बारे में कोशिश ही नहीं की। बस हमेशा उसे अपनी एड़ी के नीचे दबाकर रखने की कोशिश में लगी रही। देखिए मौसी जी, मैं मानती हूँ कि माँ जी ने आपके मन में गलत बातें भरने की कोशिश की, लेकिन इन सब में सबसे बड़ी गलती तो आपकी है। आपकी बहू को आदर, सम्मान और प्यार देने के बजाय आप ऐसे कैसे किसी की भी बातों में आकर अपना रिश्ता बिगाड़ने के लिए चल पड़ी। कल को अच्छे बुरे वक्त में आपके काम तो साक्षी ही आएगी ना, रिश्तेदार नहीं। फिर बहू को सम्मान देने के बारे में क्यों नहीं सोचते आप लोग? और साक्षी, तुम्हें इस झूठे आदर्श बहू, बेस्ट बहू होने की रेस में दौड़ने की क्या ज़रूरत है? ऐसा नहीं है कि मैं सप्ताह के 7 दिन घर वालों को खाना बनाकर नहीं खिलाती। खाना मैं भी बनाती हूँ, लेकिन मैं किसी की फालतू डिमांड पूरी नहीं कर सकती। और हाँ, घर की सारी जिम्मेदारी मेरे अकेले की नहीं है। ऐसा नहीं है कि सासू माँ हंटर चलाएं और मैं भाग भाग कर पूरे घर की जिम्मेदारी अकेले संभालूं। घर में अगर सब लोग हैं तो जिम्मेदारियां भी सब लोग में बंटनी चाहिए। सबको हाथ पैर हिलाने की ज़रूरत होती है। बहू कोई सुपर वुमन नहीं है। पावनी बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। मुझे माफ़ कर दे बहू, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। तेरी किसी भी बात को कभी समझने की कोशिश ही नहीं करी। दीदी की बातों का पर्दा पड़ा हुआ था मेरी आंखों पर। अरे मैं जब भी तेरे साथ थोड़ी नरमी बरतने की कोशिश करती तभी दीदी का फ़ोन आ जाता और मेरे कान भर देती और मुझे याद दिलाती कि मैं एक सास हूँ और सास अकड़ कर रहती हुई ही अच्छी लगती है। लेकिन मैं वादा करती हूँ आगे से मैं तेरे साथ कोई ज़्यादती नहीं करूँगी। अपने घर चलिए माँ जी। इन लोगों का मैटर तो सॉल्व हो गया, लेकिन आपने यहाँ जितना रायता फैलाया है ना, हमें भी तो वो सब सेटल करना पड़ेगा। अब आप क्या चाह रही हैं, मैं यहीं पर शुरू हो जाऊं या घर चलेंगी? अरे बेटा, तू नाराज हो गई। मैंने तेरे बारे में कोई गलत बात किसी से नहीं की। अरे चाहे मैंने झूठ बोला हो, लेकिन तेरे बारे में तो अच्छी बातें ही फैलाई है। सच में बेटा। आपका सच झूठ अच्छा बुरा अब मैं अपने घर चल के समझूंगी माँ जी। फिलहाल तो आप इस समूह से कुछ छोड़िए और मेरे साथ घर चलिए। पावनी सास का हाथ पकड़कर उसे अपने घर की ओर ले गई और यहाँ अंजलि शर्मिंदगी से अपनी बहू को देख रही थी।